हेलो। यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। नमस्कार, मैं अशोक कुमार साहू, आपका मेंटर, आपका करियर गाइड। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने इंस्टीट्यूट वुगली क्लासेस में। एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म द वुगली क्लासेस माय डियर स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग यू ऑल। सुप्रभात, जय श्री कृष्णा, शस्त्रियागाल, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? अरे भाई बोलो मेरे बब्बर शेरों, कैसे हैं आप लोग? यस, प्रेयर करोगे? चलो खड़े हो जाओ, प्रेयर कर लो। खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ लो। वेरी गुड। खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ लो। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें दे ना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहें हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें दे ना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। अपनी करुणा को जब तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। इतनी शक्ति हमें दे ना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे ना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इज वेरी हैप्पी मॉर्निंग टू यू ऑल। विश यू वेरी हैप्पी मॉर्निंग टू यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आर यू हैप्पी एंड आर यू फ्रेश? यस और नो? चलिए, वेरी गुड, शाबाश। शाबाश, वेरी गुड। बहुत अच्छा। चलिए डियर स्टूडेंट, आज इस इम्पॉर्टेंट क्लास के माध्यम से मैं आप लोगों को नेफ्रोलॉजी का बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर आज लेने वाला हूं। और इस लेक्चर में से ही सब कुछ नेफ्रोलॉजी का है। मीन्स बहुत ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास है आज का। यानी कि पूरा नेफ्रोलॉजी का कंक्लूजन आज की क्लास में होने वाला है, निचोड़ आज की क्लास में होने वाला है। तो बड़े ध्यान से, बड़ी अच्छी कंसंट्रेशन से आप पूरी लेक्चर को लर्न करिएगा और फिर इसके नोट्स प्रिपेयर करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है डियर स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा। ये सोच के चलो कि बस क्या बताऊँ, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेफ्रोलॉजी में कुछ नहीं है। आज इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आर यू रेडी माय डियर स्टूडेंट? अरे बोलो मेरे बब्बर शेरों, तैयार हो?
सुन रहा है ना तू, गा रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, गा रहा हूँ मैं। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शाबाश, 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 बहुत अच्छा। तो चलिएगा, सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर और जिसको कहते हैं बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेट। अब बताओ आगे नेक्स्ट वर्ड क्या होने वाला है, हाइपरट्रॉफी होगा या हाइपरप्लेसिया होगा? जल्दी से बताओ। पहला डिजीज का टॉपिक आ चुका है बीपीएच। वेरी गुड, शाबाश, गजब यार बच्चों, तुम तो मेरे बब्बर शहर हो। तो प्यारे बच्चों, दोनों ही बातें होती है, यानी हाइपरट्रॉफी से भी बीपीएच हो जाता है और हाइपरप्लेसिया से भी बीपीएच हो जाता है। इट मीन्स दोनों बातें होने वाली है, हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया। क्लियर है? हाइपरप्लेसिया एंड हाइपरट्रॉफी दोनों की वजह से ही बीपीएच होता है। अब देखो, हम पहले भी कई बार फर्स्ट यूनिट बेसिक में पढ़ा चुके हैं कि भाई हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया दोनों में क्या डिफरेंस होता है। हाइपरट्रॉफी का मीन्स होता है डियर स्टूडेंट, इंक्रीज साइज ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल्स। इट मीन्स जो सेल्स प्रोस्टेट ग्लैंड बना रही है, जो सेल्स प्रोस्टेट ग्लैंड बना रही है, उन सेल्स की साइज यदि इंक्रीज हो जाए, लार्ज हो जाए, तो उसे आप हाइपरट्रॉफी कहते हो। यदि अगर दोस्तों हम कहें कि जो ग्लैंड, जो सेल्स प्रोस्टेट ग्लैंड का फॉर्मेशन कर रही हैं, उन सेल्स की संख्या बढ़ जाए, यानी उनमें अनकंट्रोल माइटोसिस होने लगे, अनकंट्रोल्ड माइटोसिस होने लगे और प्रोस्टेट ग्लैंड बनाने वाली सेल्स के नंबर्स बहुत स्पीडली यदि इंक्रीज हो जाएं, तो ऐसी एबनॉर्मल एडेप्टेशन को आप हाइपरप्लेसिया कहते हो। इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स। तो देखिएगा, दोनों ही कंडीशंस में प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज बढ़ने वाली है, चाहे से प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर हाइपरप्लेसिया हो जाए या फिर हो जाए हाइपरट्रॉफी। चाहे हाइपरट्रॉफी हो या हाइपरप्लेसिया, कुछ भी हो, एंड रिजल्ट तो वही होगा कि प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज जो होगी वो बढ़ जाएगी। तो इंक्रीज साइज ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, देखो भाई ऐसा होने वाला है, प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ गया है, और जब प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ गया है तो हो गया है बीपीएच, नॉन एज बीपीएच। ये लो, हो चुका है इस पेशेंट को बीपीएच। हो गया क्या? बोलो यार, अरे भाई बोलो बच्चों, बीपीएच हो गया है। और जब बीपीएच हो गया है तो देखो आप होता क्या है, ये आप देख रहे हैं, ये एक नॉर्मल प्रोस्टेट ग्लैंड है और ये होता है ब्लैडर, और ब्लैडर के जस्ट बाद में ही यूरिथ्रा होता है, और यूरिथ्रा के दोनों ओर प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है। देखिए, ये होता है यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर में भरा हुआ है ये यूरिन, और इसके बाद ही जस्ट यूरिथ्रा होता है, और यूरिथ्रा के दोनों ओर होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। दोस्तों, प्रोस्टेट ग्लैंड में हाइपरट्रॉफी या हाइपरप्लेसिया होने के बाद कुछ ऐसा होगा, देखिए आप ध्यान से, यहां पर यूरिथ्रा की ओपनिंग देखिए आप, और यहां पर यूरिथ्रा की ओपनिंग देखिए, कुछ अंतर नजर आ रहा है क्या इसमें और इसमें? बताइए मुझे, क्या नजर आ रहा है आप लोगों को? जो आप कहेंगे वही पढ़ाऊंगा। इस वाले डायग्राम में, इसमें यूरिथ्रा की साइज में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? वेरी गुड। तो यहां जैसे ही
प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज हुआ है, एनलार्ज होते ही, और ये आपको मैंने दिखाया यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा हो चुका है भाई बीपीएच होते ही ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिथ्रल ल्यूमेन, यूरिथ्रल ल्यूमेन का ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है। और यूरिथ्रल ल्यूमेन का ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है ना, तो क्या अब मुझे बताओ क्या यूरिन जो है वो एम्प्टी होगा? बोलो, जो मैं बोलता जाऊं उसका जवाब देते जाना। क्या यूरिन जो है वो एम्प्टी होगा? ब्लैडर एम्प्टी होगा क्या? नहीं होगा। यस या नो ही कहना है आपको। तो क्या ब्लैडर में हमेशा ही पेशेंट को फीलिंग ऑफ फुलनेस रहेगा? बोलो, क्या ब्लैडर में पेशेंट को हमेशा फीलिंग ऑफ फुलनेस रहेगा? क्या पेशेंट को बार बार यूरिन आएगा? फ्रीक्वेंसी होगा? बोलो, क्या इसको अर्जेंसी होगा? क्या इसको अर्जेंसी होगा? अच्छा, क्या इसको नॉक्चूरिया भी होगा? बोलो, अगर ब्लैडर एम्प्टी नहीं हो रहा है तो क्या यूरिन बूंद 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 निकलता रहेगा? हमेशा यूरिन बूंद बूंद निकलता रहेगा। और बूंद बूंद यूरिन निकलता रहेगा तो क्या ड्रिबलिंग होगा भाई? ड्रिबलिंग होगा क्या? ड्रिबलिंग होगा क्या? क्या इसको जब ये यूरिन करने के लिए जाएगा तो क्या इसको यूरिन आ जाएगा? नेवर। यूरिन करने के लिए ये जब टॉयलेट में खड़ा होगा तो वहां पर इसको यूरिन निकालने में प्रॉब्लम होती है और उसे कहते हैं हेजिटेंसी। इसको जब यूरिन करने के लिए, वॉइडिंग के लिए ये जाएगा तो होने वाला है हेजिटेंसी। क्या हेजिटेंसी होगा क्या? बोलो यार, हेजिटेंसी होगा क्या? वेरी गुड, हेजिटेंसी होने वाला है। और हेजिटेंसी होगा, यूरिन नहीं आएगा, फिर से लौट आएगा। खाली हाथ गए थे हम, खाली हाथ लौट आए हैं, यूरिन नहीं आया है। वेरी गुड, यूरिन नहीं आया है, बीपीएच हो रहा है यार, इलाज करा भाई तेरा, यूरिन नहीं आया, फिर लौट आया, बंदा वापस लौट आया। बिना टाइम गंवाए तुरंत फिर से वापस से यूरिन के लिए चला जाएगा, फिर से वॉइडिंग के लिए चला गया, इसको लग रहा है कि अब आ जाएगा, फिर चला गया, फिर वही सिचुएशन। दोस्तों, जो बीपीएच के पेशेंट होते हैं वो 2-2 बार, 3-3 बार एक साथ यूरिन के लिए जाते हैं, बार बार। तो क्या ऐसे पेशेंट्स में डबल वॉइडिंग देखी जाती है? 2 बार वॉइडिंग, एक बार गए नहीं आया, फिर आ गए, फिर चले गए। क्या डबल वॉइडिंग भी इन लोगों को होता है? अरे होगा ना बब्बर शेर, तू तो यार वुगली का बच्चा है, तो सब जानता है यार, तो उससे क्या नई चीज है, तो सब कुछ पढ़ा लिखा बच्चा है। यस और नो? क्लियर है? ये होते हैं। हो सकता है कि धीरे धीरे लेटर स्टेज में इसको यूटीआई हो जाए, हो सकता है लेटर स्टेज में इसको हेमाचूरिया भी हो जाए, हेमाचूरिया होने लग जाए। यूरिन का रिटेंशन होगा, देखो यूरिन रिटेन होगा ना, अब यूरिन अंदर ही रिटेन हो रहा है, तो जब यूरिन का रिटेंशन हो रहा है तो क्या यूटीआई नहीं होगा? अरे अभी तक सिखाता आया हूं ना कि यूरिन अगर रुका तो इन्फेक्टेड है, यूटीआई कर देगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्या इसको यूरिन पास करने के लिए स्ट्रेनिंग एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ताकत लगानी पड़ेगी ऐसे करके? नहीं आ रहा। बताओ, यस ना? स्ट्रेनिंग एफर्ट्स इसको करना पड़ेगा। यूरिन का रिटेंशन हो रहा है तो रिटेंशन के कारण क्या इसे यूटीआई भी होगा क्या? अरे ये आपने एक एक चीज गिना दी है मेरे को,
क्लियर है, सब कुछ गिना दिया, बस खत्म बीपीएच। अब बचा क्या है बताओ आप, क्या बचा? अब तो मैनेजमेंट बचा है। क्लियर है? तो एक सिस्टमेटिक अंदाज में एमएसएन को सीखना पड़ता है, कुछ भी याद नहीं करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि एमएसएन में याद करने वाली चीजें बहुत कम आती है, रेयरली ऐसी चीजें आती जो याद करनी पड़ती, वरना सब कुछ समझने से ही आ जाता है, सीखने से ही आ जाता है। और केवल टॉपिक का नाम पता होना चाहिए, इसके बाद कुछ भी याद करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे अभी अभी आपने देखा, आपने ही तो कहा कि सर बीपीएच, फिर कहा तुमने कि हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेसिया, फिर दोनों के मतलब बता दिए, मतलब बताते ही साइज बढ़ा दी, साइज बढ़ाते ही बीपीएच हो गया, बीपीएच होते ही यूरिथ्रा ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, और यूरिथ्रा ऑब्स्ट्रक्ट होते ही वो सारी बातें हो गई जो अभी आपके और हमारे बीच हुई है। क्लियर है? तो देखिए दोस्तों, इस तरह से बीपीएच होता है। तो चलिएगा, मैं अब आपको बात करवाता हूं हाइपरट्रॉफी यानी कि इंक्रीज साइज, हाइपरप्लेसिया इंक्रीज नंबर ऑफ सेल। दोनों से प्रोस्टेट की साइज बढ़ गई, यूरिथ्रा का हो गया ऑब्स्ट्रक्शन। जैसे ही ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, अब जैसे पहले सुसु करता था तो बहुत दूर जाके गिरता था, लेकिन अब प्रोस्टेट बढ़ गई ना, तो ल्यूमेन जो है वो क्लोज हो गई, फोर्स अंदर से लग ही नहीं रहा, फोर्स लग रहा है लेकिन उसकी जो स्ट्रीम की साइज है वो घट जाएगी। तो याद रखना, जिनको बीपीएच होता है ना, जब वो खड़े खड़े टॉयलेट करते हैं ना, तो टॉयलेट उनके पैरों पे ही गिरने लग जाता है। ड्रिबलिंग भी होता है और टॉयलेट पैरों पे ही गिरने लग जाता है, क्योंकि क्या हुआ, यूरिन की स्ट्रीम की जो साइज है और फोर्स है वो घट जाएगी। तो देखो क्या हुआ, डिक्रीज साइज एंड फोर्स ऑफ यूरिन स्ट्रीम। समझ गया भाई बब्बर शेर? बार बार आ रहा है, अर्जेंटली आता है, हमेशा ऐसा लगता है अभी यहीं आ जाएगा, भागना पड़ता है, बार बार आता है, रात को भी ज्यादा आता है। जब भी जाता है तो शुरू ही नहीं हो पाती है स्ट्रीम, खड़ा रहता है, खड़ा रहता है, खड़ा रहता है, आता ही नहीं है। हेजिटेंसी। अच्छा, ये हेजिटेंसी कभी तुम लोगों को मूवी वूवी देखने या कोचिंग में जब तुम पढ़ने आते हो तब होता है क्या? जैसे माना आप करने के लिए खड़े हो गए और पास में आपका दोस्त भी है, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़, और साथ में और भी हैं, तो क्या औरों के सामने आपको आता नहीं होगा? ऐसा कभी किसी के साथ होता है कि जब अभी जैसे खुले में आप जाओगे तो खुले में भी नहीं आता है, अजीब सी हेजिटेंसी होती है, राइट? औरों के सामने सुसु ही नहीं आता है और खुले में भी नहीं आता है, राइट? तो ये हेजिटेंसी है। क्लियर है? ऐसा इसको रेगुलर प्रैक्टिकली होता है। नॉर्मल व्यक्ति को तो किसी स्पेशल कंडीशन में ही होता है, लेकिन इसको बेचारे को हमेशा ही होता है हेजिटेंसी। ठीक है, क्योंकि इसको बीमारी हो गई है। फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट ब्लडर एम्प्टी, क्या इसको हमेशा लगेगा कि ब्लडर खाली नहीं हुआ है, अभी भी उसमें यूरिन भरा हुआ है? लगेगा या नहीं लगेगा? बोलो बोलो भाई। क्या हमेशा इसको ऐसा लगेगा क्या सुसु आ रहा है? हमेशा ही इसको क्या ऐसा लगेगा कंटिन्यूसली नीड टू वॉइट? क्या हमेशा ऐसा लगेगा कि सुसु आ रहा है? बोलो। क्या इसे यूरिनेट करने के लिए, यूरिन करने के लिए स्ट्रेनिंग एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे क्या? बोलो। क्या इसको डबल वॉइडिंग भी होगा क्या? जैसे ही जाके आएगा फिर जाके आएगा, फिर जाके आएगा, फिर जाके आएगा, लेकिन आ ही नहीं रहा है। डबल वॉइडिंग भी होगा क्या? अरे होगा ना। जब मैं कहूं आपसे कि प्रोस्टेट का टीएस बताओ, आप टीएस सेक्शन काटो और मुझे तो आप क्लियरली बताओ कि बीपीएच पीपीएच होता कहाँ पर है, मेनली कहाँ होता है, मोस्ट कॉमनली कहाँ होता है? ऐसी बात मुझसे पूछ ली, एग्जामिनर ही तो ठहरा, उसका दिमाग जितना सा है उतनी सी बात करेगा। उसको थोड़ी पता है कि साहू सर पढ़ा रहे हैं आजकल एमएसएन, उसको इस बात की क्या जानकारी? अंदर पढ़ा रहे हैं अपन तो ऐप में, यूट्यूब पे तो पढ़ा नहीं रहे, ऐप में पढ़ा रहे हैं, पर्सनल पढ़ा रहे हैं, तो वो देख ही नहीं पा रहा। पहले तो उसने देख लिया था इमेज बेस वगैरह ये सब चीज़ें कि यार, तो उसने दिए ही नहीं। अब ऐप में पढ़ा रहे हैं, ये तो सब हिडन मामला है सारा, अपन ही जानते हैं, या तो आप जानते हो या मैं जानता हूँ, अपने बीच की बात है ये तो।
तो देखो क्या हो गया है, जब अपन ने टीएस काटा तो टीएस में क्या नजर आया, ये प्रोस्टेट का एंटीरियर लॉब और ये प्रोस्टेट का लेटरल लॉब और ये प्रोस्टेट का मिडिल लॉब। मिडिल लॉब को आप मीडियन लॉब भी कह सकते हो भाई, मीडियन मीडियन भी बोल सकते हो, मीडियन लॉब कभी कभी इस नाम से भी आ जाता है, ठीक है। और ये इसका पोस्टीरियर लॉब, ठीक है बब्बर शहरों, ये प्रोस्टेट है पूरा। बताओ इनमें से मोस्ट कॉमनली प्रोस्टेटाइटिस कहाँ, सॉरी बीपीएच कहाँ पर कॉमनली होता है? मोस्ट कॉमनली जो बीपीएच में अफेक्ट होने वाला लॉब होता है वो होता है मीडियन लॉब। मीडियन लॉब इज मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व्ड इन बीपीएच। यदि एग्जामिनर कह दे कि बताओ सबसे पहला साइन इसका क्या होगा, मोस्ट अर्लीस्ट साइन क्या होगा, जवाब दो बीपीएच का अर्ली सिम्टम। मोस्ट अर्ली सिम्टम पेशेंट को सबसे पहले क्या महसूस होने लग जाएगा, अरे उसको सबसे पहले बार बार आने लगेगा। मोस्ट अर्लीस्ट सिम्टम इज द फ्रीक्वेंसी। दोनों ही इंपॉर्टेंट 7 स्टार क्वेश्चंस होते हैं। फिर मुझसे कहा कि बताओ अब आप बाद में क्या होगा, जब उसको बहुत टाइम हो गया, बीपीएच चल ही रहा है, हो रहा है, तो बाद में लेटर स्टेज में क्या होने वाला है तो देखो बब्बर चेरों, बूंदें गिरने लगेगी, यूरिन रुक जाएगा, ब्लेडर फैल जाएगा, यूरिन में डिसूरिया होगा, ब्लड आने लग जाएगा, यूटीआई हो जाएगा। ये सब होगा जब बीपीएच ओल्ड हो चुका है, लेटर स्टेज में। बताओ अब बात क्लियर है यहां तक, सब कुछ ओके, क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड, शाबाश। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। अच्छा मजा आता है ना तुम लोगों को सुबह सुबह पढ़ने में, आनंद आता है? वेरी गुड। देखो अभी पूरी दुनिया लॉकडाउन से परेशान है, लॉकडाउन से पूरी दुनिया परेशान है और तुम लोग मस्ती से मजे ले रहे हो, तैयारी कर रहे हो, जबरदस्त तैयारी कर रहे हो, जबरदस्त। और मैं साथ हूँ तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता है। हाँ यार क्या करूँ, मैं हूँ ही ऐसा ही फनी टीचर हूँ, बढ़िया दबा के पढ़ाता हूँ और दबा के हंसाता हूँ, मेरी आदत है दबा के पढ़ाता हूँ और दबा के हंसाता हूँ। आपके हाथों से दिन भर पढ़ाई करने में मज़ा आता है, अरे गजब गजब यार। वेरी गुड, शाबाश। वही मेरा फंडा भी यही है, सब लोगों से कहना है कि यार स्ट्रेस क्या लेना जीवन में, मेहनत करो दबा के, और दबा के खुश रहो, मस्त रहो, जो होना होगा वो सब होके ही रहेगा, जो होना होगा सब होके रहेगा। अगर आपका नौकरी लगने का योग बना हुआ है तो लगोगे ही लगोगे, बस अब तो मेहनत में कमी मत छोड़ो, मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, जितना तुम पढ़ सकते हो उतने पढ़ लो, ज़बरदस्ती भी मत करो शरीर के साथ, जितनी तुमसे हो रही है मेहनत उतनी कर लो खूब आनंद मंगल रहो, खुश रहो, मस्त रहो और करते रहो, यही फंडा है बस। यस, बी हैप्पी एंड हार्ड वर्क। क्योंकि हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो अफसोस रहेगा, अगर मेहनत करेंगे तो बाद में भी लोगों को अपन एग्जाम्पल दे पाएंगे कि अरे तुम्हारी उम्र में हम थे ना, जब देखो हमने क्या क्या किया। सोते नहीं थे हम, रात रात भर पढ़ते थे और सुबह 5 बजे नाश्ता करने निकल जाते थे, 1 किलोमीटर दूर पैदल पैदल दौड़ते दौड़ते। ऐसे एग्जाम्पल भी तो तभी दे पाओगे ना जब तुमने किया है। अगर अपन ने अपनी ये पूरी
गोल्डन एज जो है, अगर ये एज पूरी अगर अपन ने ऐसे ही पड़े पड़े नींद में ही निकाल दी तो यार भाई फिर अफसोस होगा बाद में। इसलिए बाद में अफसोस ना हो, क्योंकि फिर उस टाइम लोग कहेंगे अब पछतावा होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हाँ, करोगे तभी दूसरे को बताओगे, तो उस टाइम ऐसा ना कहे कोई भी कि अब पछतावा होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो चलो अब मैनेजमेंट सिखा दूं, मैनेजमेंट सिखा दूं अब इसका कैसे करेंगे। वेरी गुड। सबसे पहले तो आप ट्रांस यूरिथ्रली, यूरिथ्रा से होते हुए एक पहले डायग्नोसिस कर लेते हैं। चलो डायग्नोसिस देखो दोस्तों, ये एक नॉर्मली इसका इंटरनेशनल प्रोस्टेटिक सिम्टम स्कोर होता है जो इंटरनेशनल लेवल पर चलता है। ये अपन को याद करना है प्रोस्टेटिक स्कोर कि इसकी रेंज होती है 0 से 35 अगर कभी पूछ ले तो, और अगर इसमें 0 से 7 तक आ रहा है तो माइल्ड बीपीएच कहते हैं, अगर 8 से 19 तक आता है तो मॉडरेट बीपीएच कहते हैं, और 20 से 35 अगर आईपीएसएस का स्कोर है तो इसको सीवियर बीपीएच कहते हैं। ओके, एक तो ये स्कोर आपको याद करना है। दूसरा, डिजिटली रेक्टल का एग्जामिनेशन करेंगे रेक्टल से होते हुए। तो जब रेक्टम से डिजिटल एग्जामिनेशन करते हैं ना, तो अपन जो प्रोस्टेट बड़ा हुआ है उसको पाल्पेट कर सकते हैं। तो रेक्टली जब ऐसे नॉर्मल पर्सन में रेक्टली एग्जामिनेशन करोगे डीआरई तो नहीं पाल्पेट होगा प्रोस्टेट, लेकिन अगर बीपीएच का पेशेंट है तो उसमें डीआरई करने पर पाल्पेट आसानी से होता है। ट्यूमर मार्कर भी जान लेना इसका, एक ब्लड के अंदर ट्यूमर मार्कर पाया जाता है, पीएसए इसको नाम दिया गया, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। तो ये 3 डायग्नोसिस करते हैं जिससे अपन बीपीएच को कंफर्म करेंगे। इंटरवेंशन में कैथेटराइजेशन कर देंगे ताकि यूरिन बाहर निकल सके। ओके, और कुछ दवाइयां हैं, मेडिकेशन हैं जो यूरिन का रिटेंशन और ज़्यादा बढ़ाती है, इसलिए इन दवाइयों को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। कौन कौन सी मेडिसिन जो होती हैं यूरिन का रिटेंशन बढ़ाती है? एक तो एंटी कोलिनर्जिक, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी हिस्टामिन और डीकंजेस्टेंट। बताओ, एंटी कोलिनर्जिक, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी हिस्टामिन, ओके, और डीकंजेस्टेंट। ये दवाइयाँ हैं दोस्तों जो आप पेशेंट को ना दें, वरना ये यूरिन को और ज़्यादा रिटेन करती है, यूरिन का रिटेंशन बढ़ाती है। तो 2 बातें याद हो गई आपको कि शुरुआत में जब पेशेंट आपके पास आया तो आपने कैथेटर लगा दिया और यूरिन को तो ड्रेन कर दिया, और फिर कुछ दवाइयाँ हैं जिनको नहीं देना है, अगर चल रही थी तो होल्ड करना है या फिर एचसीपी से आपको कंसल्ट करना है, और कंसल्ट करके और जो भी रिलेवेंट डिसीजन है क्लाइंट के फेवर में, बेस्ट डिसीजन है वो हमें लेना होगा। क्लियर है यहाँ तक? बोलो यार भाई। अगर माना कि मेडिकल मैनेजमेंट में अपन को कुछ दवाइयाँ देनी पड़ेगी तो एक तो अल्फा ब्लॉकर देंगे अपन, और एक देंगे 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर। 2 दवाइयाँ याद रखनी है, एक तो अल्फा ब्लॉकर देते हैं, एक 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर देते हैं। अल्फा ब्लॉकर का एग्जाम्पल आता है इस नाम से, प्रेजोसिन के नाम से, और 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर आती है फिनास्टेराइड। फिनास्टेराइड, ये 2 दवाइयाँ हैं जो अपन पेशेंट को देंगे। तो अल्फा ब्लॉकर क्या करेगी, ये जो स्मूथ मसल से उन्हें रिलैक्स कर देती है और डिक्रीज यूरिथ्रल रेजिस्टेंस, और 6 महीने तक ये चलाएंगे अपन। तो एक तो ये ड्रग चला दी आपने प्रेजोसिन, ये क्या करेगी, यूरिथ्रल स्फिक्टर जो है उसकी मसल्स जो हैं उसको रिलैक्स कर देती है, जिससे जो स्फिक्टर है उसमें यूरिन का रुकना बंद हो जाता है। तो स्मूथ मसल्स जैसे ही रिलैक्स होती हैं और यूरिथ्रल स्फिक्टर खुल जाती हैं, खुलते ही और 6 महीने तक कम से कम इसको आराम रहता है, यूरिन आसानी से निकलने लग जाता है, क्योंकि कैथेटर तो लगा के रखोगे नहीं 6 महीने तक। दूसरा 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर है, ये क्या करती है, ग्लैंड की साइज को धीरे धीरे घटाती है। हो सकता है इन चीज़ों से आराम आ जाए पेशेंट को, और ये इसका सबसे अच्छा रिजल्ट है, मैक्सिमम इफेक्ट इसका है फिनास्टेराइड का। ये दोनों दवाइयाँ आप स्टार्ट कर दोगे। क्या क्या स्टार्ट करोगे, अल्फा ब्लॉकर और 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर। क्लियर है? दोनों स्टार्ट कर दोगे। इससे क्या होगा, स्मूथ मसल्स जो हैं वो रिलैक्स रहेंगे तो यूरिन निकलेगा आसानी से, और इससे क्या होगा, ग्लैंड की साइज़ घटेगी।
ओके बोलो। यदि अगर इससे भी आराम नहीं आ रहा है, पेशेंट को बीपीएच कंट्रोल नहीं हुआ, तो फिर भाई अब फाइनल ऑप्शन अपने पास सर्जरी है। क्या है? सर्जरी। अब देखना आप, सर्जरी कौन से पेशेंट्स को अपन सर्जरी करते हैं। तो इसके लिए पहले मैं आपको कुछ एब्सोल्यूट इंडिकेटर्स बता रहा हूँ जिन केसेस में अपन को बीपीएच की रिगार्डिंग सर्जरी करनी पड़ती है। तो देखो एब्सोल्यूट इंडिकेटर्स, ये आपको याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है जिसमें बीपीएच वाले पेशेंट को अपन सर्जरी करते हैं। जैसे यूरिन का बहुत ज़्यादा रिटेंशन हो रहा हो, बार बार यूटीआई हो रहा हो, या हिमेचूरिया होने लगा हो, या ब्लैडर में स्टोन हो रहे हों, रीनल इनसफिशियंसी इसको हो रहा हो, या फिर नो इम्प्रूवमेंट ऑन द मेडिकल ट्रीटमेंट, या फिर साइन सिम्टम दैट इंटरफेयरिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ से मतलब है पेशेंट को जीवन जीने में परेशानी आ रही है, पेन वगैरह होता है, दर्द होता है, नींद नहीं आती है, ऐसी प्रॉब्लम्स अगर ये कंप्लेन कर रहा है तो फिर सर्जरी आप इसको सजेस्ट करेंगे। तो ये ऐसी कुछ कंडीशंस हैं, एब्सोल्यूट इंडिकेटर्स हैं जिन केसेस में अपन बीपीएच वाले पेशेंट को सर्जरी प्रेफर करते हैं। बोलेंगे सर्जरी करनी पड़ेगी, अब मेडिसिन से नहीं आराम आएगा। ओके, तो कब करते हैं सर्जरी? जब यूरिन रिटेंशन हो रहा हो, रिकरेंट यूटीआई, हेमेचूरिया, ब्लैडर में स्टोन हो रहे हो, रीनल इनसफिशियंसी हो, या मेडिकल मैनेजमेंट से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, या क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंटरफेयर कर रही है, बीमारी प्रॉब्लम कर रही है। ओके, यहां तक आई होप यू अंडरस्टैंड। बोलिए। शाबाश। तो आगे बढ़ूं, बताऊं सर्जरी कैसे कैसे होती है और कौन कौन से टाइप की होती हैं। सबसे पहला, जिस तरह से ऑन्कोलॉजी में हमने TURT किया था, TURT, TURT बोले तो क्या बोला था मैंने? ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ ट्यूमर। TURT, ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ ट्यूमर। यहां पर हम करेंगे TURP, ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट यानी प्रोस्टेट को यूरिथ्रा के माध्यम से रिजेक्टोस्कोप की मदद से कट करके बाहर निकाल लेंगे, जिसमें कोई इन्वेजन नहीं करना पड़ेगा। तो इस सर्जरी को अपन कहते हैं, इस प्रोसीजर को TURP सर्जरी। ये 90% पेशेंट्स में की जाती है, यानी कि आप इसको बीपीएच के लिए सर्जरी ऑफ चॉइस भी कह सकते हो। एग्जामिनर अगर क्वेश्चन करता है सर्जरी ऑफ चॉइस फॉर बीपीएच, तो आपका आंसर TURP रहेगा। फिर जब TURP करते हैं ना, तो इससे दो प्रॉब्लम्स आती है। एक तो पेशेंट को ब्लीडिंग होती है, ब्लैडर में ब्लीडिंग होती है, क्लॉट बन जाएंगे ब्लैडर में, तो इसलिए अपन को कंटिन्यूस ब्लडर इरिगेशन करना पड़ेगा, CBI, कंटिन्यूस ब्लडर इरिगेशन करना पड़ेगा, CBI करना पड़ेगा NS के माध्यम से। ओके, ठीक है। दूसरी बात, इससे जो यूरिथ्रा है उसमें मसल्स के अंदर स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, स्पाज्म या स्ट्रक्चर आ जाते हैं। तो दो प्रॉब्लम्स आती है इस प्रोसीजर से, एक तो ब्लीडिंग और दूसरा स्ट्रक्चर। ओके, चलिएगा जानते हैं। हम कह रहे हैं कि भाई हम पेशेंट को कर देंगे सर्जिकल मैनेजमेंट में पहला TURP, ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। सर्जरी ऑफ चॉइस इन 90% केसेस में इसी को करते हैं, इसलिए इसको गोल्ड स्टैंडर्ड सर्जरी कहेंगे। रिमूवल ऑफ प्रोस्टेट बाय यूजिंग द रिसेक्टोस्कोप, 12 इंच इसकी साइज होती है, और ये जो आप देख रहे हैं ये आपके सामने रखा हुआ है रिसेक्टोस्कोप, और इसको यूरिथ्रा के माध्यम से घुसा देंगे थ्रू द यूरिथ्रा, और या फिर सिस्टोस्कोप भी यूज़ कर सकते हो, रिमूवल ऑफ द स्ट्रिप्स ऑफ द प्रोस्टेटिक टिश्यू। सिस्टोस्कोप से आप प्रोस्टेट के टिश्यूज़ को रिमूव कर सकते हो। ये रिजेक्टोस्कोप यहाँ से उठाया आपने, और उठा करके ये देखो यूरिथ्रा में आपने इंसर्ट कर दिया, और ये प्रोस्टेट है, यहाँ पर ला करके आप इसके माध्यम से प्रोस्टेट को रिमूव करोगे। इसके माध्यम से हम इसको रिमूव करते हैं, तो इस सर्जरी को आप कहते हो TURP। क्लियर है? बोलो यार, बात समझ गया क्या बब्बर शेरो?
नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कॉम्प्लिकेशन होंगे ब्लीडिंग, और इसलिए करना पड़ेगा CBI, कंटिन्यूस ब्लड इरिगेशन करना पड़ेगा। बेस्ट इरिगेट इज द 1.5% ग्लाइसिन, बट ये CNS टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है और इसका मोस्टली विजुअल कॉम्प्लिकेशन होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, CBI के लिए बेस्ट इरिगेंट कौन सा, 1.5% ग्लाइसिन यूज करते हैं, और कंटिन्यूस ये CNS टॉक्सिसिटी यानी विजुअल टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है। CBI के लिए NS का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन होता है दोस्तों यूरिथ्रल स्ट्रक्चर। यूरिथ्रल पर स्पाज्म या स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, यानी ब्लडर नेक में कॉन्ट्रैक्चर्स हो जाते हैं। स्ट्रक्चर या कॉन्ट्रैक्चर खिंचाव हो जाना, स्पाज्म आ जाना, ये कहलाता है स्ट्रक्चर और कॉन्ट्रैक्चर। तो ये दोनों कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इस TURP प्रोसीजर के कारण। ओके, कंप्लीट है यहाँ तक? बोलो, इमेज बेस्ड फोटो बेस्ड क्वेश्चन कर लोगे? यदि ये प्रोसीजर दिखा दिया जाएगा तो पहचान लोगे ये क्या कर रहे हैं, अपन TURP कर रहे हैं। इस इक्विपमेंट का नाम बता दोगे, रिजेक्टोस्कोप। ओके, क्लियर है? चलो नेक्स्ट अपन प्रोस्टेक्टोमी करेंगे। अब प्रोस्टेक्टोमी अपन कैसे कैसे करेंगे? तो प्रोस्टेक्टोमी अपन 3 टाइप से करेंगे। इंसीजन के बेस पर इस प्रोस्टेक्टोमी का नाम रखा जाएगा। तो आपसे मैं कहूं कि भाई ये है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। अब यदि अगर इंसीजन के बेसिस पर अपन प्रोस्टेक्टोमी का नाम रखेंगे, ठीक है, कि इंसीजन कहां पर हो रहा है, लो मिडलाइन इंसीजन और लेकिन ब्लैडर के ऊपर। दूसरा होगा लो मिडलाइन लेकिन ब्लैडर से और एनस और स्क्रोटम के बीच से। तो देखिए, अब हम आपसे कह रहे हैं कि 3 तरह से प्रोस्टेक्टोमी अपन कर सकते हैं। इंसीजन साइट के बेसिस पर इसका नाम रखेंगे। जब ब्लैडर के ऊपर से, ये मिडलाइन है और ये है लो मिडलाइन, तो ब्लैडर के ऊपर से यहां से इंसीजन करके और फिर प्रोस्टेक्टोमी अगर करो आप, यहां से इंसीजन लगाया और फिर प्रोस्टेक्टोमी किया, तो ये सुप्राप्यूबिक रेट्रोप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी कहलाएगा। यदि अगर आप ब्लैडर से होते हुए इंसीजन करके और फिर प्रोस्टेक्टोमी करें तो सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी कहलाएगा। लेकिन यदि अगर आप पेरिनियल एरिया में एनस और स्क्रोटम के बीच से अगर इंसीजन करके प्रोस्टेक्टोमी करोगे तो ये पेरिनियल प्रोस्टेक्टोमी कहलाएगा। तो 3 तरह से प्रोस्टेक्टोमी किया जा सकता है। इंसीजन के बेसिस पर ही इसके अलग अलग नेम्स रखे गए हैं, रेट्रोप्यूबिक, सुप्राप्यूबिक और पेरिनियल। क्लियर है? डायरेक्टली प्रोस्टेट को रिमूव करना, दैट इज द कंप्लीट रिमूवल ऑफ प्रोस्टेट और नॉन एज द प्रोस्टेक्टोमी। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट देखिएगा, कुछ एम पॉइंट्स बताता हूं आपको। बड़े सुंदर से क्वेश्चंस बनते हैं इनमें से भी। अगर हम कहें आपसे कि मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ सुप्राप्यूबिक और रेट्रोप्यूबिक सर्जरी, तो सुप्राप्यूबिक और रेट्रोप्यूबिक सर्जरी का सबसे मेजर कॉम्प्लिकेशन होता है स्टेरिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सुंदर है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सुप्राप्यूबिक और रेट्रोप्यूबिक दोनों सर्जरीज का कॉम्प्लिकेशन होता है स्टेरिलिटी। दोस्तों TURP को छोड़ करके ऑल अदर सर्जरी आर ओपन सर्जरी। दिस आर यूज्ड व्हेन प्रोस्टेट इज एक्सेसिवली एनलार्ज। न्यू टेक्निक ऑफ सर्जरी फॉर BPH। प्यारे दोस्तों, ये कुछ न्यू टेक्निक्स के नाम बताने वाला हूं। पहले ये बात समझ लो, केवल TURP को छोड़ करके बाकी जितने भी मैंने प्रोसीजर बताए हैं वो सब ओपन सर्जरी है, ओपन सर्जरी होती हैं। ठीक है, ओपन सर्जरी। और ओपन सर्जरी तब करते हैं जब प्रोस्टेट एक्सेसिवली एनलार्ज हो जाता है। लेकिन कुछ न्यू टेक्निक्स भी आ चुकी है BPH के लिए, और इन न्यू टेक्निक्स के नाम आपको यहां से पॉइंट चेंज करना है आपको, है ना, ये यहां से पॉइंट चेंज करके लिखना है। न्यू टेक्निक्स के नाम देखो, एक तो टूना और एक TUMT। टूना बोले तो ट्रांस यूरिथ्रल निडिल एब्लेशन, निडिल के माध्यम से खींच लेंगे प्रोस्टेट को, तो ये है निडिल एब्लेशन, टूना टेक्निक। TUMT ट्रांस यूरिथ्रल माइक्रोवेव थर्मोथेरेपी।
माइक्रोवेव का यूज करके और इससे प्रोस्टेट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये कहलाता है TUMT, ये कहलाता है टूना। टूना और TUMT दो न्यूवर टेक्निक्स हैं जिनसे मॉडर्न टाइप से प्रोस्टेट का सर्जरी किया जा रहा है और BPH को सॉल्व किया जा रहा है। यहां तक सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है ना? बोलो। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। डिड यू नो बताता हूं अब कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें। रिकमेंडेड फीमेल पोजीशंस, कुछ फीमेल पोजीशंस का टॉपिक मैं यहाँ पर लेके आया हूँ आपके लिए। अपने से रिलेटेड तो नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी आ जाता है। पेल्विक एग्जामिनेशन के लिए लिथोटॉमी पोजीशन देते हैं। रेक्टल या बॉवेल का एग्जामिनेशन करना है अगर फीमेल में तो उसको नी चेस्ट देना, और स्पाइन और बैक का एग्जामिनेशन करना है तो प्रोन देना। ये तीन पोजीशंस फीमेल पेशेंट की सबसे ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम्स के अंदर। एक तो पेल्विक एग्जामिनेशन के लिए लिथोटॉमी, रेक्टल बॉवेल के लिए नी चेस्ट, और सुपाइन के लिए बैक एग्जामिनेशन के लिए प्रोन। इसलिए मैंने यहाँ पर तीनों पोजीशन आपसे डिस्कस करना उचित समझा। अब बताता हूँ कुछ डिड यू नो की और छोटी छोटी बातें। किडनी एक्सक्रीट 6 से 8 ग्राम सॉल्ट पर डे। अगर हम आपसे ये कहें कि एक स्वस्थ किडनी प्रतिदिन कितना सॉल्ट एक्सक्रीट करती है तो 6 to 8 ग्राम इन अ डे। अंडरस्टैंड गाइस? क्लियर? यूरिन 1000 टाइम मोर एसिडिक देन द ब्लड। यदि अगर हम ब्लड में और यूरिन में कंपेयर करें तो ये यूरिन ब्लड की तुलना में 1000 गुना एसिडिक होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ना दोनों, कि किडनी प्रतिदिन 6 to 8 ग्राम सॉल्ट एक्सक्रीट करती है। काफ़ी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, अच्छा है। और अगर हम ब्लड और यूरिन में कंपेयर करें तो यूरिन ब्लड के कंपेयर में 100 गुना एसिडिक होता है, 1000 गुना एसिडिक होता है। क्लियर है? लीडिंग कोज ऑफ ISRD या ESRD या फिर CRF, एंड स्टेज रीनल डिजीज या CRF का लीडिंग कोज अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको कहना है कि सर डायबिटिक नेफ्रोपैथी ही CRF का सबसे लीडिंग कॉज होता है। बता दोगे? व्हाट इज द लीडिंग कोज ऑफ ESRD एंड स्टेज रीनल डिजीज या क्रोनिक रीनल फेलियर? देन आंसर विल बी डायबिटिक नेफ्रोपैथी। तो ये कुछ जनरल नॉलेज था जो आपके साथ मैंने शेयर किया है। क्लियर? अरे बोलो मेरे बब्बर शेरो, बात समझ गए? समझ गया कि तू दिल में है बसा है तू, ओ मेरे भारत के रखवाले, ओ मेरे भारत के रखवाले, इस दुनिया में इकलौता है तू, ना कोई तेरे जैसा बना है, ना कोई तेरे जैसा बनेगा, कर मेहनत तू सफल भी जरूर होगा, हे मेरे वतन के रखवाले, कर मेहनत तो रखवाले तू सफल जरूर हो जाएगा, हिम्मत ना हारो और हमेशा ही बढ़ते चलो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक, अब मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं कि जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन देगा, देखना अब सुनना, अब आती है काम की बात। तो अभी तक तो जो चल रहा था वो ठीक है, अब कंफ्यूजन पे भी कंफ्यूजन क्रिएट करूंगा अब मैं। अब एग्जामिनर कैसे आपको फंसाने की कोशिश करेगा। अरे भाई कैसे फंसाने की कोशिश करेगा, यही तो बात है काम की। मेन लॉजिक बात करते हैं हम, लॉजिकल बात। वो क्या करेगा, क्वेश्चन तो देगा साला किसका, एपिडिडाइमाइटिस का।
और आपसे यूं कहेगा कि लगा लगा बीपीएच, लगा बीपीएच, माहौल ऐसा बनाएगा, यूं बोलेगा लगा बीपीएच, लगा बीपीएच, और क्वेश्चन किसका दे रहा होगा? एपिडिडाइमाइटिस का। तो आप उसकी बातों में मत आना, और वो कितनी ही कोशिश कर ले बेवकूफ़ बनना ही मत, राइट। पूरा ट्रेंड कर रहा हूँ, एक एक कंसेप्ट, एक एक फीलिंग, एक एक बात, एक एक समझ। इसके बाद भी अगर कुएं में कूदे तो फिर कूद जाना। तो देखो आप कैसे क्या करेगा वो यूं कहेगा कि एक पेशेंट है जो आपके पास आया है, उसको स्क्रोटल पेन हो रहा है और एडिमा और एडिमा अकम्पनीड बाय फीवर, नहीं, एडिमा accompanied बाय फीवर। यानी कि क्या बोल रहा है एग्जामिनर कि इसको स्क्रूटल पेन हो रहा है, एडिमा हो रहा है, बाद में फीवर भी हो गया, नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है, चिल्स हो रहा है, इकाइमोसिस हो रहा है, और अर्ज कम्स अगेन एंड अगेन, और कंटिन्यूसली ड्रिबलिंग हो रहा है। देखो यहां से फंसाएगा आपको वो, अर्ज कम्स अगेन एंड अगेन और कंटिन्यू ड्रिबलिंग। क्या कह रहा है वो? स्क्रूटल पेन, अ पेशेंट कम्स इन योर हॉस्पिटल with the scrotal pain accompanied by fever, urge comes again and continue dribbling. What may be the possible diagnosis of this client? पहला ऑप्शन आपको दिया उसने भ्रमित करने के लिए, बीपीएच। सेकंड ऑप्शन उसने कहा कि एपिडिडाइमाइटिस, कि एपिडिडाइमिस वाला जो एरिया है इसमें इन्फ्लामेशन हो रहा है। नंबर थर्ड उसने कहा बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस हो रहा है, और नंबर फोर उसने कहा कि इसको यूटीआई हो रहा है। ऐसा उसने फंसाया आपको। बताओ अब क्या बोलोगे आप? अब आओगे क्या इसकी बातों में? अब आओगे क्या? बताओ। अब इतनी बात समझाने के बाद क्या तुम्हें कोई बेवकूफ़ बना सकता है? नहीं। तो ये क्वेश्चन कर रहा है एपिडिडाइमाइटिस का, और बन जाता है सेकेंड ऑप्शन। अभी एक और बात बताऊंगा, अभी तो ये बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी तो आपने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, लेकिन अभी ये तो पढ़ा ही नहीं। अभी इसके साथ और कंफ्यूजन पैदा करवाऊंगा, फिर देखना ये तीनों क्वेश्चन में झोलम झोल करता है एग्जामिनर और मजे लेता है, और फिर बच्चे इधर से उधर भागते रोडों पे। बच्चे का दिमाग खराब हो जाता है, यार मेरा क्वेश्चन कैसे गलत कर दिया, साले ने आंसर की गलत दे दी उसने। तो सर ये चेक करो ना आप, बीपीएच का क्वेश्चन पूछ रहा है और सही आंसर मान रहा है एपिडिडाइमाइटिस, कभी सही आंसर मान रहा है प्रोस्टेटाइटिस। सर ये हो क्या रहा है? क्वेश्चन बीपीएच का दे रहा है, मैंने देखा क्वेश्चन देखा, यार हद कर रहा है। तो ऐसे दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए दिमाग खराब ना करें और सोच समझ करके डिसीजन लें। देखो अब इस बात को कैसे पूछता है एग्जामिनर। बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस, प्रोस्टेटाइटिस केवल प्रोस्टेट का इन्फ्लामेशन है, ना कि बीपीएच। स्वेलिंग है, टेंडरनेस है प्रोस्टेट में, और टच करने पर हल्का वार्म फील होता है। फीवर भी आता है, चिल्स होता है, पेरिनियल में और लो बैक पेन होता है। अब ऐसा कह देता है वो, स्वेलिंग और टेंडर्ड प्रोस्टेट, ऐसा ऐसा कैसा ही लिखता है, सेम टू सेम लैंग्वेज। ओके, swelling and tendered prostate, warm to touch, client complains fever with chills, and when you assess perineal or low back pain, what is the possible diagnosis of this client? बोलो, बताओ अब आपको कहना है कि सर इसको बीपी हो रहा है, बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस है, ना कि बीपीएच। अब कोई माइका लाल, मेरी तरफ से तो कोई भी माइका लाल एग्ज़ाम ले ले आपका, आप कभी मात नहीं खाओगे, चाहे प्रोस्टेटाइटिस से कंफ्यूज करे या एपिडिडाइमाइटिस से, या वो बीपीएच ही पूछे डायरेक्ट।
क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? बोलो मैं, अरे बोलो मेरे प्यारे बच्चों। ओके, शाबाश, वेरी गुड। अब बताऊंगा कुछ वापस से। डिड यू नो, आज डिड यू नो ज़्यादा चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये कंक्लूजन क्लास है। डिड यू नो टेट्राड ऑफ हिमेचुरिया। हिमेचुरिया वो 4 कंडीशंस बताने वाला हूँ जिनमें हिमेचुरिया होता है, जिनको मिला के टेट्राड ऑफ हिमेचुरिया कहते हैं। एक तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, परप्यूरा, ऑर्थराइटिस, एब्डोमिनल पेन। ये 4 कंडीशंस हैं दोस्तों। अब आप ये मत सोचना कि एब्डोमिनल पेन जो है सर इसमें कैसे क्या होगा। तो आप, इसका मतलब है कि जब भी एब्डोमिनल पेन होगा, इसका मीन्स ये होता है कि अंदर कहीं ना कहीं ब्लीडिंग हो रही है। ओके, ऑर्थराइटिस में भी होता है जॉइंट्स के अंदर, परप्यूरा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो आप ये 4 को रट्टा फिनिशिंग करना है। अब आपसे कहें, क्वेश्चन पूछूंगा डायरेक्ट, क्वेश्चन बताना, आंसर बताओ। अर्ली और क्लासिकल साइन ऑफ रीनल कार्सिनोमा। रीनल कार्सिनोमा का अर्ली और क्लासिकल साइन बताओ, क्या होता है? जल्दी बताओ। होता है हिमेचुरिया। ओके, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, काफी बार आया हुआ है। कैपिलरी लूप इन द मेडुला। मेडुला में पाई जाने वाली कैपिलरी लूप, जैसे किडनी होती है ना, किडनी बताई थी मैंने ये, और कहा था कि ये किडनी के मेडुला होते हैं इस तरह के। मेडुला में जो ब्लड कैपिलरीज के लूप होते हैं इस तरह के, इनको क्या कहते हैं? कैपिलरीज के लूप इन द मेडुला, क्या कहा जाता है इन्हें? मेडुला में पाई जाने वाली ब्लड कैपिलरीज के लूप्स को वासा रेक्टा कहते हैं। ओके, अब बताता हूं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है, सुनो। अब समझा चुका हूं कई बार, वही कंसेप्ट रिपीट करूंगा, वही सब बातें रिपीट करूंगा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम है जब हेवी प्रोटीन्यूरिया हो। कितना प्रोटीन्यूरिया हो सर? लगभग 3.5 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से ज्यादा। और जब आप डिपस्टिक करोगे तो रीडिंग आएगी 3+, 4+। सीरम प्रोटीन मिया, सीरम में एल्बुमिन का लेवल 2.5 से कम रह जाता है, 2.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम रह जाता है। यूरिन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिमूव होने लग जाता है, हेवी प्रोटीन्यूरिया होता है, और सीरम प्रोटीन कम रह जाता है, एल्बुमिन घट जाता है। तो ये 3.5 से ज़्यादा और वो 2.5 से कम, दोनों वैल्यू याद रखना, कभी आ जाए तो डिपस्टिक से कंफर्म करोगे, 3+, 4+ रीडिंग आएगी। जैसे ही एल्बुमिन घटा, ऑन्कोटिक प्रेशर घट गया ना, ऑन्कोटिक प्रेशर घटते ही क्या फेस पर एडिमा होगा, क्या पफीनेस होगा, क्या आईज पर, फेस पर, और सबसे पहले सैक्रल एरिया में एडिमा होता है। कार्डियोलॉजी में कई बार सिखाया है ये सब चीजें। पफीनेस डिक्रीज ड्यूरिंग द डे टाइम, पफीनेस दिन में कम हो जाती है, लेकिन याद रखना एब्डोमेन और एक्सट्रीमिटीज पर दिन में भी पफीनेस एडिमा रहता है। एनासार्का, इसको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, एनासार्का यानी पूरी बॉडी पर एडिमा होना, जनरलाइज्ड बॉडी स्वेलिंग। एडिमा हो रहा है तो एक्स्ट्रा फ्लूइड बढ़ गया है। देखो, जब कभी भी, जैसे ये टिश्यू का सेक्शन है माना, तो सेल्स के अंदर फ्लूइड है और ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लूइड है, लेकिन जब एडिमा होता है ना, तब क्या होता है? तो एडिमा होता है तो इंटरस्टिशियल स्पेस में भी फ्लूइड आकर के इकट्ठा हो जाता है। तो जो इंटरस्टिशियल में हो रहा है वो तो एक्स्ट्रा ही है ना, सेल्स में तो है ही सही, ब्लड वेसल्स में भी है, और जो इंटरस्टिशियल स्पेसिस में आके इकट्ठा हो रहा है उसी से तो स्वेलिंग आ रही है, पफीनेस हो रही है और फेशियल एडिमा हो रहा है। तो इससे क्या होगा, जब भी एडिमा होगा तो एक्स्ट्रा फ्लूइड कहाँ एक्युमुलेट हो चुका है? इंटरस्टिशियल स्पेसिस के अंदर। और इसलिए याद रखना दोस्तों, वेट गेन तो होगा ही होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा फ्लूइड का वजन बढ़ेगा ना बॉडी में, तो वेट गेन भी इस पेशेंट को होने वाला है। यूरिन आउटपुट घटने वाला है।
हाइपर कोगुलेबिलिटी यानी ब्लड कोगुलेशन टेंडेंसी बढ़ सकती है प्लेटलेट एग्रीगेशन बढ़ने की वजह से। एनीमिया होगा तो किस टाइप का होगा? माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, ट्रांसफेरिन लॉस होने के कारण ऐसा होता है। तो जब भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम का क्वेश्चन आता है तो हमें एक ही बात याद आती है, हेवी प्रोटीन्यूरिया और सीरम प्रोटीनीमिया लेवल का घट जाना। ओके, 2.5 से कम, 3.5 से ज्यादा, ऑन्कोटिक घटा, पफिनेस हो गया। ऑन्कोटिक प्रेशर घटते ही कैसे एडिमा होता है, अभी सिखाया था कुछ दिन पहले ही नेफ्रो में। तो पफिनेस हो गया है और फेस पर भी हो गया और पूरी बॉडी पर हो गया, पूरी बॉडी पर स्वेलिंग आ गई, इसको एनासार का इसका क्लिनिकल फीचर होता है। अगर एडिमा हो गया तो वेट गेन तो होगा ही होगा। समझ गए यहाँ तक? बोलो बच्चों, नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्लियर है? ये एक्स्ट्रा है, इनके रेशनल ढूंढने की कोशिश मत करना, बस याद रख लेना कि किडनी डैमेज अगर होगा तो ऐसा भी होगा। ओके, increase susceptibility to the infection due to the urinary loss of immunoglobulin G। इम्यूनोग्लोबुलिन जी का यूरिन में से लॉस हो रहा है और इसलिए याद रखिएगा इन्फेक्शन के प्रति ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाती है। चलो इसका लिपिड प्रोफाइल करते हैं। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होगा, एलडीएच इंक्रीज होगा, वीएलडीएल इंक्रीज होगा, ट्राइग्लिसराइड इंक्रीज होगा, लाइपोप्रोटीन इंक्रीज होगा। तो टोटल जितने भी लिपिड प्रोफाइल है वो सब बढ़ा हुआ नजर आएगा आपको इसका। अब देखिए क्लियर है? अब पढ़ाता हूं आरएफटी, रीनल फंक्शन टेस्ट। रीनल फंक्शन टेस्ट अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सुंदर टॉपिक है। रीनल फंक्शन टेस्ट, ठीक है? करें बात आरएफटी की। चलो बच्चों, आरएफटी रीनल फंक्शन टेस्ट, आरएफटी में 3 बातें अपन को कंफर्म करना होता है। क्या क्या कंफर्म करते हैं? एक तो एस्टिमेशन ऑफ जीएफआर। सुनना, आरएफटी होता क्या है? एस्टिमेशन ऑफ जीएफआर, एस्टिमेशन ऑफ ट्यूबुलर फंक्शन यानी आरटीएफ, एस्टिमेशन ऑफ ट्यूबुलर फंक्शन, एस्टिमेशन ऑफ रीनल ब्लड फ्लो या रीनल प्लाज्मा फ्लो आरपीएफ या ग्लोमेरुलर फंक्शन। जीएफआर, जीएफआर का मीन्स क्या है? ग्लोमेरुलर फंक्शन हो रहा है प्रॉपर, जितने भी नेफ्रॉन्स हैं उनके ग्लोमेरुलस जो हैं वो फंक्शन कर रहे हैं क्या। फिर अपन ट्यूबुलर फंक्शंस को चेक करेंगे कि जो नेफ्रॉन्स की ट्यूब्स हैं वो प्रॉपर वर्क कर रही हैं क्या, एब्जॉर्प्शन कर रही हैं क्या। फिर अपन रीनल, किडनी में कितना प्लाज्मा का फ्लो हो रहा है, किडनी में कितना ब्लड का फ्लो हो रहा है, इसको कंफर्म करेंगे। तो ये तीनों पैरामीटर असेस करना ही रीनल फंक्शन टेस्ट होता है। आइए जानते हैं कैसे कैसे किन मेथड के माध्यम से इन तीनों पैरामीटर्स को असेस किया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन पुटअप होते हैं दोस्तों, जीएफआर चेक करने के लिए और जीएफआर को कंफर्म करने के लिए आप सबसे मोस्ट इंडिकेटिव टेस्ट करते हो क्रेटिनिन क्लियरेंस टेस्ट, और या फिर दूसरा टेस्ट होता है इंसुलिन क्लियरेंस टेस्ट। मोस्ट कॉमनली इसको यूज करते हैं, सबसे बेस्ट एक्यूरेट मेथड ये वाला होता है। तो 2 टेस्ट हम कर सकते हैं जिससे जीएफआर कंफर्म करेंगे, क्रेटिनिन क्लियरेंस और इंसुलिन क्लियरेंस। ओके बोलो यार। ट्यूबुलर फंक्शंस को असेस करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम होता है वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट। इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट द यूरिन इंडिकेट द नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। यदि अगर दोस्तों याद रखना, किडनी जो है वो यूरिन को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, सीधा सा मतलब क्या हुआ कि रीएब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा डायबिटीज इंसिपिडस जो किडनी की वजह से हो रहा है, एंडोक्राइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल
नेफ्रॉन्स जो हैं वो रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा डायबिटीज इंसिपिडस को हम नेफ्रोजेनिक डीआई कहते हैं। और दिस टेस्ट इज नॉन एज द वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट, और दिस टेस्ट इज यूज्ड टू एस्टिमेट द ट्यूबुलर फंक्शंस ऑफ किडनी। नंबर 3 इज द एस्टिमेशन ऑफ रीनल ब्लड फ्लो, और इसके लिए हम पैरा एमिनो हिप्पूरेट टेस्ट यानी PAH टेस्ट काम में लेते हैं। ओनली टेस्ट का नाम आपको याद रखना है, पैरा एमिनो हिप्पूरेट टेस्ट। क्लियर है गाइस? बोलिएगा। दिस कंप्लीट एग्जामिनेशन इज नॉन RFT रीनल फंक्शन टेस्ट। ओके, यहां तक परफेक्ट है मामला? जवाब दीजिए। शाबाश, वेरी गुड, क्रिस्टल क्लियर। अब हम आपको सिखाते हैं